1000 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी मौजूद है, मगर क्योंकि ऑयल की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं लिहाजा हम इसको पावर को जनरेट नहीं करते हैं अपने रिसोर्सेज को या अपने वसाइल को महदूद करने समेटने के लिए हम उस पर खर्च नहीं करते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि आया हमें अगर इंडस्ट्री को चलाना है, गैस की जो है, मैं इसमें भी ये बात कहता हूं क्योंकि बेसिकली क्राइसिस जो है वो एनर्जी का है। आज आप देखें जाके अगर गैस की सूरत हाल आज से 2 साल 3 साल पहले यही गैस के रिसोर्सेज थे जो चल रहे हैं, मैं समझता हूं इनमें इजाफा हुआ, कमी नहीं हुई है। और हुआ क्या है कि मेरे घर में अगर लाइट जाती है तो पावर जनरेशन अगर ऑयल से हो रही थी या पेट्रोल से हो रही थी या डीजल से हो रही थी, मैंने गैस का एक जनरेटर लगाया, उसको कनेक्ट किया लाइन के साथ और मैं उस सस्ते तरीन एनर्जी सोर्स के ऊपर अपने आप को मैंने कन्वर्ट कर लिया। न सिर्फ मैंने किया बल्कि बहुत सारे लोगों ने कर लिया और अपनी जो दीगर मामला थे यानी हमने उसका बेतहाशा इस्तेमाल जो है वो बढ़ा दिया, तो उसकी वजह से उसमें शॉर्टेज आई। मैं समझता हूं अगर हम बिजली की कमी को पूरा कर लेंगे, ये भी देखें ना कि हमारी प्रायोरिटीज इस वक्त अगर सीधा इंडस्ट्री का चलना देखिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट सईद साहब, लेकिन मुझे ये भी तो बताया ना कि हमने गुज़िश्ता 4 सालों की अगर मैं बात करूं, हमने बदतरीन सैलाब देखे, बदतरीन बारिशें देखी। इस साल हम देख रहे हैं कि द वर्स्ट काइंड ऑफ अ विंटर दैट वी कैन इमेजिन। आज फिर खबर आई है कि जी क्वेटा में बर्फबारी हो चुकी है। सो अगेन योर कट ऑफ बिकम्स, यानी हम चाहे कुछ भी कहें हमारा कट ऑफ उस वक्त ये बन जाता है कि हम डोमेस्टिक गैस सप्लाई पे इस वक्त लोगों को रखें जहां पे लोग ठिठर के मर ना जाएं, या फिर हम इंडस्ट्री की तरफ गैस करें। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट रियलिटी, लेकिन बैलेंस यही हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरे कहने का मकसद ये है कि क्योंकि हमारे पास बिजली की शॉर्टेज हो रही है तो लोग ऑल्टरनेट एनर्जी में गैस के ऊपर ज्यादा डाइवर्ट हो गए, सबसे एक्सपेंसिव तो उस शॉर्टेज को हम अगर हम कवर कर लें, अगर हम बिजली की प्रोडक्शन बढ़ा दें, उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर दें ज्यादा और इंडस्ट्री को दें। देखिए आपकी इकोनॉमी को रन करने के लिए इंडस्ट्री का चलना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट वहां से जनरेट होती है, रेवेन्यू वहां से जनरेट होता है, आपकी मईशत को इस्तेकाम वहां से मिलता है। तो ये हमें अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना होगा कि हमें क्या करना है। अगर हमें अपनी मईशत को चलाना है तो हमें अपनी इंडस्ट्री को आगे लेकर आना पड़ेगा, इसको लेकर चलाना पड़ेगा। ये चलेगी, बेरोजगारी का खात्मा होगा, जो दबाव रुपये पर है वो आएगा, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, जो खदशात हैं लोगों के वो दूर होंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। टफ डिसीजंस दैट नीड टू बी टेकन। शोभा साहब आप क्या कहेंगे? बात पहले मैं कर रहा था उससे रिलेट करें। देखिए आज बड़ी अच्छी बात की सईद भाई ने कि बिजली का कैपेसिटी मौजूद है, सर्कुलर डेट की वजह से मैं ऑयल बाय नहीं कर पाता तो मेरी बिजली नहीं पैदा हो रही। सही। एक बड़ा 300 बिलियन से बढ़ के हाँ जी, आज मुझे एक रिस्क लेना है कि मैं पंप करूं मनी और इंडस्ट्री में डालूं और अगर मुझे वो रिटर्न देगा तो मैं रिस्क ले लूंगा। मेरे पास जनरेटिंग कैपेसिटी है मगर मुझे पेट्रोल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। पैसे दूंगा तो बिजली पैदा होगी, बिजली इंडस्ट्री चलेगी। ये एक बेसिक रिस्क मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी का इशू है। अनफॉर्चुनेटली जो प्रेशर गवर्नमेंट दूसरी साइड का आता है वो, फिर मैंने कहा था एक गवर्नमेंट है, एक स्टेट है। अगर हम सब फैसला करें कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान को चलाना है, गवर्नमेंट को हम सही कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं। पहले हम फैसला कर लें कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए आज क्या जरूरी है। सीएनजी जरूरी है, शोभा साहब इस वक्त लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद मैं वापस आप ही के पास आऊंगी और पूछूंगी कि ये स्टेट में और हमारे स्टेट के डिसीजंस में हम तफरीक कैसे करें। अगर हमारी प्रायोरिटी वाकई ये होनी चाहिए कि आज रिस्क ले लेते हैं एंड दिस रिस्क विल ब्रिंग अस द रिटर्न्स दैट वी वांट, तो उसमें हमें क्या इस वक्त हमें क्या कबाहत महसूस हो रही है, क्या ऐसी चीज है जो हमें इस काम से रोक रही है, इस बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं इनसाइट विद मी सिद्रा इकबाल। आज का हमारा टॉपिक अगेन हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मईशत के जो डेवलपमेंट हुई है, जहां तक हमारा यूरोपियन टैक्स रिलैक्सेशन का ताल्लुक है उस हवाले से कर रहे हैं, बट इट्स अ वेरी डीपर मीनिंगफुल डिबेट। हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि जब भी हम पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, क्योंकि बारहा हमने ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं और पिछले कई सालों में हमने देखा कि कई ऐसे मोड़ आए हैं पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की सियासी तारीख में, जहां रिकंसिलिएशन की मुफाहमत की जरूरत पड़ी है। लेकिन ये मुफाहमत अनफॉर्चुनेटली सिर्फ पॉलिटिकल मुफाहमत तक रहती है और उसमें कभी भी हम इस तरह की प्रोग्रेस नहीं देख पा रहे जहां पे एक इकोनॉमिक एजेंडा रियासत का उभर के सामने आए। और जब तक वो सामने नहीं आएगा, हम अक्सर देखते हैं कि हम शॉर्ट टर्म पॉलिसीज पे जाते हैं, हम रिलीफ पे जाते हैं, हम सब्सिडीज की बात करते हैं, हम ऐसे स्टेप्स लेते हैं जो वक्ती तौर पे तो हमारे प्रॉब्लम्स को, हमारे क्राइसिस को हल करता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एडहॉकिज्म होती है और उसमें क्योंकि हर एक की ओनरशिप शामिल नहीं होती, तो वो जो रिस्क हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे उसको लेना अभी तक बन नहीं रहा। जी शोभा साहब। कह रहा था कि देखिए आज एक इकोनॉमिक पॉलिसी, अगर आज गैस का इशू ले लें, व्हाई डोंट एवरीबडी सिट डाउन टुगेदर, ऑल द पॉलिटिकल स्टेक होल्डर सिट डाउन टुगेदर एंड से कि फॉर द टाइम भी मुझे सीएनजी नहीं चलाना, मुझे टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलानी है। एक फैसला करना पड़ेगा ना,
کسی ایک کو ناراض کرنا پڑے گا فور ٹائم بینگ. ایکسپٹ کرتی ہے نا آپ, تو وہ ناراض کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے نا ہم میں. وہ ناراض ہم نہیں کر پاتے نا. ناراضگی کی یہاں پہ بات کے علاوہ ناراضگی کی بات دیکھیں, جب آج ایک سرٹن اماؤنٹ کی گیس ہے, ہم پولیٹیکل میچورٹی کی جب بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اتنا سب کچھ دیکھ لینے کے بعد وی ہیو کم ٹو اے پوائنٹ جہاں پہ ایٹ لیسٹ پولیٹیشینز یہ میچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وائی از دی انڈسٹری ناٹ شوئنگ دیٹ؟ اکنامک پروگرام کرتی ہے نا, میں پھر کہہ رہا ہوں کامن اکنامک منیمم ایجنڈا بنا لینا. کامن منیمم اکنامک ایجنڈا پاکستان کا ہونا چاہیے. آج ہے کسی کے پاس؟ نہیں ہے نا. کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ہمیں گیس کا کیا کرنا ہے, کسی نے نہیں بتایا واٹر کا کرنا ہے. ہم ایک دوسرے کے اعتراض کرتے, اس نے یہ غلط کیا, میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان کی اسٹیٹ کو اس کی گورننس سے مکس کر رہے ہیں. پاکستان کی اسٹیٹ کی اکنامک پالیسی میں سعید صاحب میں اور میرے میں اختلاف نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں ویل بینگ کو پاکستان چاہتے ہیں. اختلاف نہیں ہو سکتا نا, صرف میرے مینر اور ایگزیکیوشن میں اختلاف ہو سکتا ہے. پرابلم اب جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے اس وقت کہ ہم چھوٹے چھوٹے ایشوز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے ایشوز کو ہینڈل نہیں کر رہے ہیں. میں پھر آپ کیا کہہ رہا ہوں, مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے, میرا پرسنل ویو ہے, می آئی ایم رانگ, انٹرسٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو تھوڑا اور نیچے کریں, ان کو تھوڑی اسپیس دیں, ان کو سبسڈیز دیں. سبسڈی کے لفظ ہم نے ایک سمجھ لیا گناہ سمجھ لیا ہے. سبسڈیز دیں, یہ ریپے کر دیں گے. لیکن یہاں پہ اگین شبر صاحب if I may stop you, صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ سبسڈیز کی بات ہمیشہ کی جاتی ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ سبسڈیز میں کبھی کوئی روک تھام آتی ہے. سبسڈیز بہرحال دی جاتی ہیں, لیکن وہ پرفارمنس بیسڈ کیوں نہیں ہوتی, ان کی ایویلویشن کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں سبسڈی کا جو مسئلہ ہے نا, بہرحال وہ تو اپنی جگہ پہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ, میں آج بھی اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ ہم اپنی انکم کی ریسورسز کو جو ہے نا وہ بڑھا سکتے ہیں. ایف بی آر اپنے جو بھی ٹارگیٹ سیٹ کرے, کچھ پالیسیز ہیں جن کا چینج ہونا جو ہے وہ اب ضروری ہے. ہم بہت ساری چیزیں جو فرسودہ 30-40 سال 50 سال پرانی چلی آ رہی ہیں, ہم ان میں تبدیلیاں نہیں کرتے. ہم ڈرتے ہیں, خوفزدہ ہو جاتے ہیں. کسی چیز کو چھیڑتے ہوئے ہمیں بہت اس کے ریئیکشنز, پولیٹیکل یا ڈیموکریسی جمہوریت جو ہے نا, وہاں کے کئی فائدے ہیں, کئی نقصان ہیں. لوگوں کو ناراض نہیں کیا جاتا, جس کی شبر صاحب بھی بات کریں. میں آپ کو بہت سمپل سی بات کرتا ہوں, آپ ہی کی بات کو میں آگے بڑھانا چاہتی ہوں. مجھے بتائیں کہ یہ جو خوف آپ کہہ رہے ہیں, یہ جو خوف آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی ناراضگی سے ہمیں خوف آتا ہے, یہ کتنا ریئل ہے اور کتنا پرسیپچوئل ہے؟ نہیں, یہ تو گورنمنٹ اسیوم کرتی ہے نا کہ ہم کوئی اسٹیپ, جیسے اب CNG بند کرنے کی بات کی شبر صاحب نے, تو گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے ایک بڑا ڈیسیجن ہو. ایسا نہ ہو کہ اتنی اسٹیبلٹی جو گورنمنٹ کی ہے وہ شیک ہونی شروع ہو جائے, ہلنا شروع ہو جائے اور لوگ ناراض ہو جائیں حکومت کے ساتھ. تو اس قسم کے اقدامات پہ حکومت تھوڑے اس کے تحفظات ہوتے ہیں. ان کی اونرشپ کیسے نہیں آ سکتی؟ ہم کیوں نہیں ان کو آن بورڈ لے سکتے؟ ہم دو مسئلوں پہ بیک وقت بات کرنا شروع کر دی. ہم نے ایک طرف انرجی کی ہم بات کریں, دوسری طرف ہم ریسورسز کی بات کریں اپنے بڑھانے کی, یا اپنے ذرائع انکم کے جو ہے آمدنی کے ان کو بڑھانے کی ہم بات کریں. مثال کے طور پہ میں ایک بات کرتا ہوں, میں نے بھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس کچھ سیکٹر ایسے ہیں جو ڈاکیومنٹڈ ہیں اور جو ٹیکسز اپنے پورے دیتے ہیں, اور اس کے بعد ایک سسٹم اور بنا ہوا ہے ہمارا. بہت سارے ایسے لوگ جو نچلے درجے کے یا چھوٹے تاجران آ جاتے ہیں کہیں, ان میں بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہے کہ کچھ لوگ بڑے دیانتدار ہیں, بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنے ٹیکسز اور سب چیزیں ادا کرتے ہیں, مگر اس سسٹمز میں ریفارمز کی ضرورت ہے. وہ ایک آپ باہر کہیں بھی چلے جائیں, آپ ہر اسٹور پہ جہاں جائیں گے وہ کیش رجسٹر ہوگا ساتھ میں, اور اس کے ساتھ خود بخود ایک سیلز ٹیکس کا ایک پرنٹ آؤٹ نکل آئے گا یہاں پہ. کمنگ بیک ٹو دی اوریجنل ٹاپک اگین, جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ یورپین ٹیکس ریلیکسیشن فار پاکستان, اس سے ہم فائدہ اٹھا پائیں گے, اور اگر ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیں آج کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں سب سے پہلے لوگوں کو جو اعتماد کا فقدان ہو گیا نا اس وقت, جو میں نے آپ کو کہا تھا ہم ٹیکس میں لوگ آرڈر ہمارے پاس ضرور تھے مگر وہ خوفزدہ تھے ہمیں دینے پر, تو ہمیں اپنے اس بائر کے خوف کو دور کرنا ہے. اگر ہم وہ کر دیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایکسپورٹ جو ہے یہ تو 3 مہینے 2 مہینے میں ہم پوری کر دیں گے. پورے سال کا کوٹا انہوں نے دیا ہوا ہے, سال میں کیا 2-3 مہینے میں ٹارگیٹ اچیو کر لیں گے. میں ایڈ کروں گا کیونکہ میں خود ایک ایکسپورٹر ہوں, اور دیکھیے اس وقت یہ بڑا اچھا ایک ہمیں یورپین یونین نے مطلب ایک بینیفٹ دیا ہے. اس کے اندر ہم کوئی 2 بلین یورو کی ایکسپورٹ جو ہے ہماری بڑھ سکتی ہے. حکومت کو ہی چاہیے, کیبنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ گیس کی جو تھی فرسٹ پرائرٹی جو رکھی تھی وہ ہاؤس ہولڈ کے لیے رکھی تھی جس پہ کسی کو اعتراض نہیں, اور سیکنڈ انڈسٹری کو رکھا تھا. دیکھیں انڈسٹری کو اگر آپ بند کر رہے ہیں تو جہاں ایک طرف آپ کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں جس کی آپ کو بہت شدید ضرورت ہے, دوسری طرف ان امپلائمنٹ بہت بڑھ رہی ہے. میں کبھی یہ نہیں کروں گا, میرے گروپ میں تقریباً 2000 آدمی کام کرتے ہیں, میں کئی ایسے انڈسٹریز کو جانتا ہوں کہ انہوں نے کافی 25% قریب اپنی لیبر فورس کو کم کر دیا بیکاز دے ڈونٹ وانٹ. آپ کا کہنا ہوا کہ ایک طرف ہم یہ پیش رفت کرتے ہیں, ہم نیو مارکیٹس کو ایکسپلور کرتے ہیں, وہاں پہ ایک اچھی چیز ہے ہمارے لیے, ایک مواقع, ایک پلیٹ فارم بنتا ہے, لیکن اس کو پھر ریفلیکٹ کرنا پڑے گا, اس کو ٹائی ان کرنا پڑے گا ہماری لوکل پالیسی سے کہ ہم اتنی ہی ہمارے پاس انڈسٹریز بھی ہوں, اسی یعنی ہمارا جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے وہ فلی میٹ ہو رہی ہے. اس کے اندر ایک بڑی اچھی چیز ہو سکتی ہے, مگر حکومت شاید اگر یہ کہ انڈسٹری کو بھی آپ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, ایک وہ جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے اور ایک جو لوکل ہے. اس میں فرسٹ پرائرٹی ہاؤس ہولڈ, ویری گڈ.
सेकंड थिंग, इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट कर रही है, इस पर आप बतलाऊं कि ऑर्डर्स हैं हमारे पास, मगर ऑर्डर्स हम अपने वक्त के ऊपर जो है वो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। साहब, आपने बहुत अच्छी बात की, बिकॉज आई वांटेड टू कम टू दैट कि अगर हम इस वक्त देखें पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ देखते हैं, आपका खुद ताल्लुक एक्सपोर्ट के हवाले से डेनिम के प्रोडक्ट्स में है, फिर इसके अलावा हम लाइफ स्टाइल या बेड लिनन्स की बात करते हैं, या हमारा जो लॉन, पाकिस्तान की लॉन फैब्रिक बहुत पसंद की जाती है वह है। I have been a witness of this. Abhi, for example, Trade Development Authority of Pakistan is trying to put together Lifestyle Pakistan in India, which is going to be a massive market. हम जानते हैं कि इंडिया में पसंद की जाती है, आपकी एक एफिनिटी भी है, कल्चरल एफिनिटी भी है, लेकिन हमारा जो लोकल प्रोड्यूसर है उस वक्त उसका की सीजन है पाकिस्तान में बेचने का। मार्च और अप्रैल वो इंटरेस्टेड ही नहीं है बाहर का देखने का। वही सही साहब की बात दोबारा आती है कि हमारी कैपेसिटी इस वक्त इतनी है कि हम या तो लोकल डिमांड को देख लें या हम एक्सपोर्ट को देख लें। तो हमारी ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए? इस तरह का डिवीजन, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज जिनका ओरिएंटेशन लोकल है और कुछ इंडस्ट्रीज जिनका ओरिएंटेशन में भी एक्सपोर्ट्स का है, उसकी तफरीक हो पाएगी? देखिए सिद्राज, यही वजह हो रहा है ना जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक्सपोर्ट पे हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। वजह ये हो रही है कि इस वक्त देखिए जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है ना वो बहुत बढ़ता जा रहा है, और वो किस पे प्रेशर डाल रहा है? वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे कर रहा है। आपको पता है हमारे तकरीबन 2.6 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, वो कम हो गए हैं मतलब, और फर्दर अभी विद इन 2-3 मंथ्स हमको कोई $2 बिलियन की फर्दर पेमेंट करनी है। तो एक हम जो अपने आप को बड़ा स्ट्रांग फील करते थे कि हमारे पास 14-15 अरब रुपए के थे, और जो काफी अरसे से मतलब उसमें कमी नहीं आ रही थी, अब उसके अंदर कमी आना जो है ना वो शुरू हो गई है। आई वांट टू टेक दैट पॉइंट टू शब्बर साहब। शब्बर साहब, आपसे मेरी लास्ट जब बात हुई थी इसी मामले पे, तो आपने कहा सिद्रा पहले ये मसला होता था कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं होते थे, इस वक्त हमारे पास पैसे नहीं है, यानी रुपए नहीं है। अब जैसे इश्तियाक साहब ने कहा पैसों में भी कमी आ रही है, बल्कि रुपए हम छाप रहे हैं, रिजर्व भी कम हो रहे हैं। बात मान रहा हूँ, डॉलर रिजर्व में प्रेशर है, पर फिर मैं आपको कह रहा हूँ हम तो बहुत बुरे दिन देख चुके हैं। अच्छा, तो ठीक है, प्रेशर है, सब प्रेशर है, मगर मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रेशर भी रिलीव हो सकता है। प्रेशर नहीं, कमी आई है। देखिए, मैं आपकी बात में बड़ा कंट्रडिक्शन है। आपने कहा कि हमारे पास लोकल ऑर्डर इतने हैं कि हम इंडिया नहीं जा रहे हैं। इंडस्ट्री चल रही है, जब भी तो लोकल ऑर्डर, लोकल ऑर्डर देखिए उसमें हमारे यहाँ, अगेन आई वांट टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट ओनली शब्बर साहब, हमारे यहाँ इस वक्त हमारी सोसाइटी बायपोलर होती जा रही है। इसमें कोई यानी जो अमीर तबका है उनके पास परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है। अगर मैं अपने बॉटम ऑफ द पिरामिड की तरफ देखती हूँ, वहां पे वही है कि बस का किराया भी बढ़ रहा है, रोटी भी मिल रही है। अब हम किसकी बात करें? कैपेसिटी कम होने की वजह से अब चॉइस आपकी लिमिटेड हो गई, या तो एक्सपोर्ट में जाएं, क्योंकि आपको 8 दिन अगर फैक्ट्री 7 दिन चलानी थी, 7 दिन में 3 दिन चल रही है, तो आपके पास प्रोडक्शन 3 दिन की आ रही है। 3 दिन में आप या तो लोकल मार्केट को फीड करें या आप उसको एक्सपोर्ट कर दें। ये थोड़ा देखिए कहीं लिंक का इशू भी है। देखिए आप, मैं इतनी बड़ी आपने बात की लोकल टेक्सटाइल की, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप उनका कभी रेवेन्यू टैक्सेशन क्रेडिट का भी देखिएगा, वो एग्जाम नहीं है। उन्होंने क्या रेवेन्यू दिया, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, इस वक्त वो एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हो जाएगा। मगर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बात करें शफीक भाई, वो सही है, रेवेन्यू एक्सपेंशन हमें करनी है, मगर मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें अब वो ज़माना गुजर गया कि बिल्कुल फ्री ट्रेड होगी, टारगेटेड अप्रोच रखनी पड़ेगी। कि आज हम बात कर रहे हैं यूरोपियन मार्केट की, ये जो कोटा है, सईद भाई ने सही कहा, हम 2 महीने पूरा कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट को एक टारगेटेड अप्रोच रखनी पड़ेगी कि इसको पूरा कर कैसे कराना है। इट शुड नॉट बी जनरलाइज्ड। अच्छा, टेल मी, आप जनरलाइज नहीं होना चाहिए कि ये कोटा है किस चीज का? देखिए 75 आइटम्स हैं जिनके ऊपर हमें कंसेशनरी ड्यूटी रिडक्शन मिली हुई है। ड्यूटी फ्री है, कंसेशनरी है। और ये जिस तरह कहा कि इंडिया का बड़ा रेजिस्टेंस है, नहीं मिलनी चाहिए, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेशन है। उनका एतराज सही था, टेक्निकली वो एतराज सही था कि हमें नहीं मिलनी चाहिए, किसी को क्यों दिया गया, मगर उन्होंने पाकिस्तान का हालात देखते हुए एतराज किया। हमारी डिप्लोमेसी आई वुड से कामयाब हुई कि हमने उनको एतराज को वापस लिया। अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान की तारीफ कभी नहीं करते, ये हमारा एक नेशनल करेक्टर है कि हमारी डिप्लोमेसी कामयाब हुई, हमने उनको रुकवा दिया। लेकिन शब्बर साहब, वो जो 75 की लिस्ट में सिर्फ 5 पे एतराज थे। अब फिर नेगेटिव पर आ गए ना कि अब नहीं होगा। लेकिन ना नेगेटिविटी को कहीं तो जीरो करे ना, इस बुल की नेगेटिविटी कहीं तो जीरो करे ना। प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस जो हैं इसमें बहुत सूटेबल हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ कॉटन की प्राइसेस पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया भर में सबसे कम है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमें। और दूसरा बड़ा एडवांटेज उस कस्टमर को जो यूरोपियन यूनियन का है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए इस वक्त मैं समझता हूँ हालात बड़े साजगार हैं। पिछला